नमस्कार दोस्तों। जेनेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, जिसकी एक क्लास मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हो गई और आपने देख लिया होगा। जिसके अंदर इस न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो कुछ तो बातें आपको पहले से ही पता है कि जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है उसके निर्माण की बात करें तो वहाँ पर बात आती है न्यूक्लिक एसिड और स्टोन प्रोटीन की। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी मेनली बात किसकी आती है? डीएनए की आती है। बाकी न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए। दोनों डीएनए की बात करें या फिर आरएनए की बात करें तो दोनों की जो एकलक इकाई होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। और उस न्यूक्लियोटाइड के भी तीन घटक होते हैं। उसके अंदर शुगर पाई जाती है, साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, और साथ में नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है और पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, साथ ही साथ ग्वानिन और थाइमिन होता है। अब जब डीएनए और आरएनए दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर प्यूरिन क्षारक जो होते हैं वो तो सामान्यतः होते हैं समान, और जो पिरिमिडीन की बात करें ना तो जो डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है उसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। फिर आपने बेसिक बातें करने के बाद में डीएनए के बारे में भी कुछ बातें पढ़ी कि सर डीएनए के तीन घटक पढ़े थे, जिसके अंदर इसमें एक 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है जिसका नाम होता है पेंटोस शुगर, साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है और साथ में नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एजी और पिरिमिडीन के अंदर सीटी, अगर ओनली फॉर डीएनए की बात करें तो। उसी टॉपिक को इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। जो भी क्लास में ऐड हुए हैं मेरे साथ है, आपको क्लास कंप्लीट देखना है। और यहां से मेनली आपकी फाइनल एग्जाम की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी लेटेस्ट के पेपरों को ध्यान में देखें तो ध्यान देना, यहां से मेनली जो डीएनए है इसकी स्ट्रक्चर का डायग्राम पूछा जाता है। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में इतना सा लिखा होता है कि नामांकित चित्र बनाइए, थोड़ी पूछी नहीं जाती। तो बिल्कुल अपन किस प्रकार से एक शानदार डायग्राम की सहायता से जो डीएनए है उस डीएनए की क्या पढ़ने वाले हैं भाई? संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी जो संरचना है आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पर जो डीएनए है ना, इस डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की बात करेंगे। और ये क्वेश्चन यहां से इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लगभग हर साल एग्जाम में यहां से पूछा जाता है और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये लिख सकते हो 100% वाला क्वेश्चन है ये, कि लगभग हर साल ही आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं यहां पर डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की बात करें तो इसके अंदर डबल हेलिकल होते हैं, डबल हेलिक्स होता है ये, जबकि आरएनए एकल रज्जु की संरचना होती है। ठीक है, अब इसकी जो डीएनए है, इस डीएनए की जो दोहरी कुंडली जो संरचना थी ये प्रस्तुत की थी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन और क्रिक। और इन्होंने कब प्रस्तुत की थी? तो ध्यान रखना, इन्होंने प्रस्तुत की थी 1952 ईस्वी में। और क्या दिया था इन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल दिया था। पहला तो यहां से बेसिक क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए है इसका डबल स्ट्रैंडेड मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों यहां से आपको नाम ध्यान रखना है, वाटसन और क्रिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के अंदर बार बार खालिस्तान के अंदर पूछा जाता है। कंपटीशन के लिए भी ये चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना की। पहले मैं यहां पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आपको साथ साथ उस डायग्राम को देखना है, साथ साथ आप भी बनाने की कोशिश करना और बातें समझते जाना है। फिर जैसे ही जो डायग्राम है उसको कंप्लीट समझने के बाद में इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, बात कर रहे हैं यहां पर डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए के मेनली बात करें तो यहां पर 3 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं? 3 घटक पाए जाते हैं, जिनके अंदर डीएनए में एक तो होती है शुगर, और जो शुगर होती है ये 5 कार्बन की होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है?
इसको पेंटोस शुगर बोला जाता है। और साथ में ही फॉस्फेट ग्रुप भी होता है जो मेनली डीएनए की जो बैकबोन है इसके निर्माण का क्या करता है, काम करता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करना, बीच में इसके भीतर की तरफ यहां पर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। और उनको बोला जाता है नाइट्रोजन बेस पेयर। कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना देखने को मिलती है। इसके अंदर मैंने यहां पर आपके सामने दो जो हेलिकल है वो दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, द्विरज्जु की संरचना होती है। इनके अंदर कलर से भी थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं इनको। एक हेलिकल तो ये हो गया आपके सामने, और दूसरा जो हेलिकल है इसके अंदर भी सेम, एक तो पेंटोस शुगर है और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है प्यारे दोस्तों, साथ में फॉस्फेट समूह है। और दोनों मिलकर इसकी जो बैकबोन है ये बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। बीच में अगर बात करें ना तो बीच में पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माना कि यहाँ पर इसके अंदर शुगर है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, शुगर। इसमें इधर वाले के अंदर भी और दोनों हेलिकल्स के अंदर 5 कार्बन की क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। इसीलिए उसको बोला जाता है पेंटो शुगर। कौन सी शुगर बोला जाता है भाई, पेंटो शुगर बोला जाता है। और ये जो पेंटो शुगर है ये एन बीटा, किससे, जो एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है उसकी सहायता से नाइट्रोजन बेस से क्या होता है, ऐड होता है। और नाइट्रोजन बेस में जो एडिनिन होता है ना वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से थाइमीन के साथ में क्या होता है, ऐड होता है। और बात करें यहां पर गवानीन की तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से किससे ऐड होता है, साइटोसिन के साथ में क्या होता है, ऐड होता है। इनको आप उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब मैंने एडिनिन को पहले लिखा है और थाइमीन को क्या लिखा है, बाद में। आप इनका क्रम चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहां पर आपने लिख दिया थाइमीन पहले लिख दिया, बॉन्ड इसके अंदर बीच में 2 ही पाए जाएंगे, ठीक है, और एडिनिन को क्या लिख दिया, बाद में। इसी प्रकार से जो गवानीन और साइटोसिन है इनको भी इनका क्रम चेंज करके और आप क्या लिख सकते हो, इनको आगे पीछे लिख सकते हो। मतलब साइटोसिन को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इतना सा ध्यान रखना है कि एडिनिन जो होता है ना वो हमेशा किसके साथ ऐड होता है, थाइमीन के साथ में ऐड होता है। और गवानीन हमेशा किसके साथ में ऐड होता है, साइटोसिन के साथ में। एडिनिन और थाइमीन के मध्य डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि गवानीन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ध्यान देने की कोशिश करना। अगर बात करें इसकी तो इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो इसके अंदर है पेंटो शुगर, पेंटो शर्करा, और साथ में है फॉस्फेट समूह है। और ये दोनों मिलकर जो डीएनए है इस डीएनए की बैकबोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और इनको याद रखने के लिए आप याद रखते हो एसपी,
किस नाम से याद रखते हो? एसपी के नाम से याद रखते हो। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। एस का मतलब तो है यहाँ पर शुगर, कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर। और पी का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह है। इसी प्रकार से इधर की साइड बात करें तो इधर की साइड भी क्या पाया जाता है? सेम चीज पाई जाती है, क्योंकि इस साइड में और इस साइड में किनारों की तरफ मेनली क्या देखने को मिलता है? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट समूह है। और बीच में अगर बात करें ना तो बीच में आप बता सकते हो कि यहां पर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं इस डीएनए की संरचना में। मेनली अगर बीच में देखें तो क्या पाए जाते हैं भाई? नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में आगे समझते हैं इसको। ध्यान देना, ये जो आपके सामने मैंने जो संरचना बनाई है, ये सामान्यतः मैंने आपके सामने बनाया है डीएनए का एक हेलिक्स, मतलब एक कुंडलन। ये क्या है? ये डीएनए का एक हेलिक्स है, या आप हिंदी में बोल सकते हो कुंडलन। और इस डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बताओ कितने पाए जाते हैं? 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा कि 10 न्यूक्लियोटाइड ही तो इस साइड के अंदर और 10 न्यूक्लियोटाइड ही इस साइड के अंदर, आमने सामने 10 और 10 से टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। अगर आप जोड़ी में बताना चाहो तो कितने बताओगे? 10 जोड़ी। इसका मतलब आपको यह भी पता है कि डीएनए की जो एकलक इकाई होती है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड से होता है। इसका मतलब इस 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए के एक हेलिक्स में पाए जाते हैं तो मैं यहां पर यह बात भी बोल सकता हूं। बताओ कौन सी बात बोल सकता हूं? मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि इसका मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि इसके अंदर 10 जोड़ी तो क्या पाए जाएंगे? नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे। साथ में 10 जोड़ी यहां पर पेंटोस शुगर पाई जाएगी। पेंटोस शुगर, और साथ ही साथ यहां पर 10 जोड़ी क्या पाए जाएंगे? फॉस्फेट समूह है। यह बात आपके शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप जानते हो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर साथ में क्या होता है? पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट समूह होता है और नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में। अब यहां पर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड है तो सभी चीजें कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ी हो जाएगी। ये मतलब अगर जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी में 2 होते हैं, मतलब ये 20 है, तो इस प्रत्येक चीज क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना 10 जोड़ी जो नाइट्रोजन बेस है ना, ये नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। मतलब 5 जोड़ी प्यूरीन और 5 जोड़ी पिरिमिडीन, दोनों को अगर आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 जोड़ी हो जाएगा। इसके बाद में अगला यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्या ध्यान रखना है? इस डीएनए के एक हेलिक्स की अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? लंबाई। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। मैं डीएनए के एक हेलिक्स या एक कुंडलन की बात कर रहा हूं। डीएनए की लंबाई यहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन डीएनए के एक कुंडलन में क्या क्या पाया जाता है अगर वो आपने समझ लिया तो सेम का सेम पूरे डीएनए के अंदर वैसी चीजें पाई जाती है। ये अपन संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर एंगस्ट्रॉन में मान पूछे तो आपने सिंपल सा बता दिया कि सर एंगस्ट्रॉन के मान होता है यहां पर 34 एंगस्ट्रॉन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि इस 34 एंगस्ट्रॉन को अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, 10 की घात -10 से अगर इसको आपने इंटू कर दिया तो प्यारे दोस्तों ये मान जो है ना ये मीटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि इसको नैनोमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता है कि एक नैनोमीटर के अंदर एक जो नैनोमीटर है वो 10 की घात -9 मीटर के क्या होता है? समतुल्य होता है। इसका मतलब मैं इसको ये भी
लिख सकता हूं, ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 3.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पर जो घातें 10 थी। देखो एक बेसिक चीज आप समझना, शायद आपको पहले से पता है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल जीरो लेवल से प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए। देखो आपने बचपन में पढ़ा है कि 2⁻2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को आपस में 2 बार गुना करना है। 2 को आपस में कितनी बार इंटू करना है? 2 बार। इसी प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 2⁻5, तो आपके माइंड में आएगा कि सर 2 को 5 से गुणा करना है, यही आएगा ना, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ध्यान रखना, यहां पर 2⁻2 का मतलब तो है कि 2 को 2 से क्या करना है, इंटू करना है, लेकिन 2⁻5 का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 को 5 से इंटू करना है। इसका मतलब है कि जो 2 है ना, ये 5 बार आपस में क्या होगा, इंटू होगा। तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आपको 2 को 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है भाई? 2 को 5 बार लिखना है, और फिर आपस में क्या कर देना है, इंटू कर देना है। इसका मतलब आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई कि सर अगर 10⁻10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 10 है ना, इसको आपस में 10 बार इंटू करना है खुद से। मतलब 10 10 10 10 ऐसे कितनी बार लिखोगे? 10 बार, और सबको आपस में क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझना, एक जो गाते हैं वो अगर माइनस में होती है और ऊपर होती है, इनको आप अगर नीचे ले जाते हो तो ये क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना। दूसरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 999 है, कितने हैं, 999, और इसके अंदर मेनली अपन मान लेते हैं कि 10 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 10 का। अब ध्यान से समझना, इस 1 के बाद में जीरो कितने हैं? 1 जीरो है। अरे कितना जीरो है? 1। इस 1 जीरो को अगर हटाना है, भाग के अंदर ये है और इसको अगर हटाना है, ऐसी कंडीशन में इसका सीधा सा क्या सॉल्यूशन है कि 1 के बाद में जितने जीरो लगे हुए हैं उतने ही ऊपर वाली जो संख्या है ना, उसमें राइट साइड से, कौन सी साइड से? राइट साइड से अगर बात करें तो उतनी संख्या छोड़ के और क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो जैसे मेरे को इस जीरो को अगर कट करना है तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? पॉइंट लगा दूंगा। मतलब 999 के अंदर 10 का आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 99.9 आ जाएगा। मैं ये तो आप भाग दे भी सकते हो, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, चाहे संख्या कितनी बड़ी आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यही 999 लिखे हुए हैं और इनके अंदर आपको 100 का भाग देना है। बताओ कितने का भाग देना है? 100 का। 1 के बाद में संख्या कितने, जीरो कितने हैं? 2। तो इसी कंडीशन में ऊपर वाली संख्या के अंदर 2 अक्षर छोड़ के और क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो मैंने यहां से 2 जीरो को कट कर दिया और ऊपर वाली में से मैंने 2 को इधर से काउंट किया और 2 को छोड़ के मैंने क्या लगा दिया? पॉइंट। मतलब 999 में जब आप 100 का भाग दोगे तो मान कितना आएगा? 9.99 आएगा। 9.99 नहीं आएगा। पॉइंट के बाद में संख्या को अगर पॉइंट लग गया है तो इधर 99 नहीं है, ये 2 बार क्या है? 99 है। एक ये चीज ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 999 और इसके अंदर आपको भाग देना है 1000 का। बताओ कितने का भाग देना है? 1000 का भाग देना है। इस 1 के बाद में जीरो कितने? 3। तो ऊपर वाली जो संख्या है उसके अंदर 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो बिल्कुल आपने लगा दिया। लेकिन चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि सर ऊपर तो 999 ही है, लेकिन नीचे 1 के बाद में 5 जीरो लगे हुए हैं। बताओ कितने जीरो लगे हुए हैं? 5। और आप हमारे को बता रहे हो कि ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे 1 के बाद में जितने जीरो लगे हुए हैं उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। अब हम काउंट करेंगे जीरो को, तो नीचे जीरो कितने हैं? 5। ऊपर वाली संख्या के अंदर देखें तो संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। ऐसी कंडीशन में आप इसके पहले जीरो लिख दो। आप कितने ही जीरो लिख सकते हो? मेरे को ये बताओ कि अगर आप सिंपल 9 लिखते हो और आप 0 और 9 लिखते हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी भी संख्या के पहले जीरो लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने पहले जितने जीरो की आवश्यकता है उतने जीरो लिख दिए। अब काउंट करोगे तो कितने हो गए? 5। नीचे 5 जीरो को आपको उठाना है तो इसी कंडीशन में यहां पर क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। बस मैं आपको ये भाग देना सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अपन को एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना है और मीटर को नैनोमीटर में चेंज करना है। कॉलेज एग्जाम के अंदर तो आपका जो काम है वो एंगस्ट्रॉन में याद रखने से ही चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसी डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई नैनोमीटर में भी पूछी जा सकती है या मीटर में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना।
ठीक है, आपने यहाँ से क्या जाना, आपने सिंपल सा जाना कि सर जो डीएनए है, इस डीएनए का जो एक हेलिक्स या एक कुंडलन होता है ना, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। और अगर एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना है तो 10 की घात माइनस 10 से क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ये किस में चेंज हो गया, मीटर में। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि 1 नैनोमीटर का मान जो है ना, वो 10 की घात माइनस 9 मीटर के क्या होता है, बराबर। अब मेरे को इस 10 की घात माइनस 10 है, इसको मेरे को क्या बनाना है, 10 की घात माइनस 9 बनाना है। ऐसी कंडीशन में यहां पर 34 थे तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 3.4। तो इधर तो पॉइंट लग गया और इधर से एक घात क्या हो गई, कम हो गई। और अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये जो मान है ना, ये मान किस में बदल सकता है, नैनोमीटर में बदल सकता है। क्योंकि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 नैनोमीटर लिख सकते हो। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, इसका मान कितना आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। अब कुछ सोच रहे हैं कि सर हमारे कुछ समझ में ही नहीं आया, उनका मैं इलाज बता देता हूं, ध्यान देने की कोशिश करना। देखो, रटने वाले स्टूडेंट तो आप हो ही, ठीक है, आज तक रटते ही आए हो। तो इधर देखना, डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन, ये तो याद रखना है। और अगर अगला नैनोमीटर में मान पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, 10 का भाग दे देना। कितने का भाग दे देना, 10 का। 34 में 10 का भाग दोगे तो 3.4 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये तो बात कर रहे हैं यहां पर डीएनए का जो एक हेलिक्स है उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं। अब मेरे को ये बताओ कि इस डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी कितनी होगी। आप डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने डीएनए का एक हेलिक्स है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉन है। इसके अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इस प्रकार से आमने सामने उपस्थित है। अब आपको पूछ रहा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मेरे को ये बताओ कि 3.4 3.4 3.4 3.4 ऐसे 10 बार जब ऐड हुआ तभी तो यहां पर क्या बने, 34 बने। अरे क्या बने, 34। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए, और सिंपल सा क्या पूछ लिया जाए, कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड है, कितने न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी कितनी होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर बता के आ जाना, जैसे ये यहां पर पेंटोस शुगर है और यहां पर भी पेंटोस शुगर है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी की बात करें ना, तो प्यारे दोस्तों ये इन दोनों के मध्य की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। और नैनोमीटर में अगर पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, 10 का भाग देना है। मैंने सिंपल तरीका बताया है। तो ऐसी कंडीशन में ये मान क्या हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, और क्या पूछा जाए, कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के कुंडलन की बात करें तो इस कुंडलन का व्यास कितना होता है। देखो, आपने बचपन में इस प्रकार से पढ़ा था, ठीक है, आपने प्रकार की सहायता से ऐसे बनाया था। और इसके बाद में बीच के अंदर जहां पर आपने प्रकार की नोक रखी थी वो इसका सेंटर था। इस सेंटर से किसी भी साइड में अगर मैं ले जाऊं हाफ साइड में, तो उसको तो आपने त्रिज्या बोला था। और अगर इसको पूरा ले जाए, ये जो पूरी जो लंबाई है इधर से लेकर और इधर तक, और बिल्कुल लाइन कहां से गुजरनी चाहिए, सेंटर से, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, व्यास। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के एक कुंडलन का आपसे व्यास पूछ लिया जाए, यहां पर डीएनए के व्यास की बात कर रहे हैं, डीएनए के व्यास की लंबाई कितनी होती है। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस डीएनए के जो व्यास की लंबाई होती है ना, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉन। और इस 20 एंगस्ट्रॉन को जब आप नैनोमीटर में बदल देते हो तो ये मान आ जाता है 2 नैनोमीटर। कितना आ जाता है, 2 नैनोमीटर। अब आप सोच रहे कि सर ये 2 नैनोमीटर कैसे आया। बिल्कुल, इसको मैं उस तरीके से बदल के भी दिखा सकता हूं। बाकी आपको एक तरीका भी बता दिया कि एंगस्ट्रॉन को अगर नैनोमीटर में चेंज करना है तो 10 का क्या दे दो, भाग दे दो। 20 में 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी चलो अपन चेंज करके देखते हैं, बिल्कुल रटेंगे नहीं, बिल्कुल चेंज करेंगे। इसको ध्यान देना, आपके पास में यहां पर 20 एंगस्ट्रॉन था, ठीक है।
पहले तो सबसे पहले आपने इस 20 एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज किया, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या लिख दिया, 20 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर लिख दिया, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद में आप एक चीज और जानते हो पहले से कि 1 नैनोमीटर का मान 10 की घात माइनस 9 मीटर के क्या होता है, बराबर। तो आपने क्या किया, यहां पर जो घात है इसको एक कम कर दिया, 10 की घात 9 कर दिया। ऐसी कंडीशन में आपको इधर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, और आपने 2 और 0 के बीच में पॉइंट लगाया तो ये मान क्या बन गया, 2 बन गया, और अभी भी किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। अब इसका मान होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, तो आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू 1 नैनोमीटर। और किसी भी संख्या को अगर 1 से इंटू करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये मान कितना निकल के आ गया, 2 नैनोमीटर निकल के आ गया। यहां से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखने हैं आपकी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि एक एंगस्ट्रॉन का जो मान है ना, ये 10 की घात माइनस 10 मीटर के क्या होता है, बराबर। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि एक जो नैनोमीटर है इसका मान होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर। और आप क्या बोल सकते हो, सीधा अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, एक नैनोमीटर जो है ना वो 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। कितने एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, 10 के। अब ध्यान देना, ये 10 और इस मात्रक के बीच में किसका निशान है बताओ। जैसे आपने बचपन के अंदर ऐसे लिखा था 5, फिर आपने कोष्टक लगा दिया, अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस 2, फिर आप जब भी इसका सॉल्यूशन करते थे तो 2 को 2 के साथ में ऐड कर दिया, 4 हो गए। और जो बाहर वाली संख्या है उससे आप क्या करते थे, उसको इंटू करते थे, जबकि यहां पर कहीं साइन लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है इस 10 और इस मात्रक के बीच में यहां पर इंटू का निशान है। इस इंटू वाली संख्या को आप इधर लेके जाओगे तो ये किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। मतलब ये जो मान है ना, इस मान को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं कि जो नैनोमीटर है, क्या है, 1 नैनोमीटर, इसमें किसका भाग दे दो, 10 का भाग दे दो, मान किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। अरे किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में। मतलब इसको चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 10 का क्या देना है, भाग देना है। बाकी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है जो आपको एग्जाम के लिए क्या रखना है, याद रखना है, और इससे आप चेंज कर सकते हो। बाकी ऊपर वाले जो फैक्ट है वो भी यहां से क्या कर सकते हो भाई, याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखना ध्यान से, डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है 1952 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो प्रस्तुत किया था उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2 हेलिकल है। कितने हेलिकल है भाई, 2 हेलिकल है। और ध्यान रखना, दोनों हेलिकल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब अगर ये 5-3 है, ये क्या है, 5-3 है, तो इधर वाला जो होगा ना ये होगा 3-5। बताओ क्या होगा, 3-5 होगा। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब इसकी दिशा, इस हेलिकल की दिशा अगर ऊपर की तरफ है तो इसकी दिशा हमेशा किसकी तरफ मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी। साथ साथ में मैं थोड़ी भी आपको बता रहा हूं, आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे कि सर डीएनए एक दोहरी कुंडली संरचना होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर दोनों हेलिकल एक दूसरे के विपरीत समांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां से और ध्यान रखना, ये जो डीएनए की जो संरचना है, इस संरचना को आप ध्यान से देखोगे तो ये सामान्यतः जो राइट साइड है ना, कौन सी साइड है, राइट साइड, राइट साइड में ये ट्विस्टिंग होती है इसकी, और इसीलिए बोला जाता है दक्षिणावर्त। क्या बोला जाता है भाई, दक्षिणावर्त। ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, इस डीएनए की संरचना की बात कर रहा हूं। ये भी यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना, इसके अंदर यहां पर 2 खांच पाई जाती है। डीएनए के एक हेलिकल्स के अंदर नियमित अंतराल के बाद में यहां पर 2 ग्रूव या खांच देखने को मिलती है, जिसमें जैसे एक तो ये खांच है और इसको देखोगे तो ये छोटी है, जबकि इस खांच को देखोगे तो ये क्या है, बड़ी। देखो ये तो छोटी है और ये क्या है, बड़ी। तो इस छोटी वाले को तो बोल देते हैं माइनर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है खांच, और जो बड़ी वाली है इसको क्या बोल दिया जाता है, मेजर ग्रूव।
ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से ध्यान रखना है। बाकी इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये सामान्यतः एडिनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ में ऐड होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में ऐड होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। ये जो शुगर है ये शुगर नाइट्रोजन क्षारक से जो इसका जो पहला कार्बन होता है यहां से मेनली ये जुड़ता है और नाइट्रोजन क्षारक से एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से क्या होता है ऐड होता है। और बात करें किसकी फॉस्फेट ग्रुप की, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है ना ये पेंटो शुगर से ध्यान रखना फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ता है और इनके बीच में ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं इनका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके अंदर एक दिक्कत आती है कि सर जब हमें प्यूरिन और जब पिरिमिडीन याद करते हैं तो वहां पर तो आप बताते हो कि प्यूरिन होता है ए और जी, पिरिमिडीन होते हैं सी और टी, डीएनए की बात कर रहे हैं। तो वहां पर मैंने एक बेसिक ट्रिक आपको बताई थी, आग लगा दो सीटी में, ठीक है, आग से आपने याद किया था एजी और सीटी से आपने सीटी याद किया था। वो तो आपने याद किसके लिए किया था? प्यूरिन और पिरिमिडीन के लिए। अब देखो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इसके अंदर इस किनारे पर या इस किनारे पर, दोनों किनारों की तरफ आप ध्यान से देखो तो एक तो पाया जाता है पेंटोस शुगर और एक क्या पाया जाता है? फॉस्फेट समूह है। इसको अपने शॉर्टकट में एसपी बोल दिया। एस का मतलब है शुगर, पी का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। बीच में यहां पर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस। यहां से आप बी ले लो, क्या ले लो? बी। और इसकी अपन एक ट्रिक बनाते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो दोनों साइडों के अंदर देखे तो sp है और इस साइड के अंदर भी कौन है? sp। आप ये मान के चलो कि दो sp थे, ठीक है, और छुट्टियों के अंदर मेनली वो चंडीगढ़ घूमने के लिए चले गए थे और अपनी जो लुगाइयां हैं उनको भी वो साथ लेकर चले गए थे। और ध्यान देना ये एसपी अपने काम में इधर बिजी था, ये बेचारा इधर बिजी था, लेकिन इनकी तो आदत होती है आपको पता है बातें करने की। तो बिल्कुल ये दोनों हाथ पकड़ के और बीच में चल रही थी और एक दूसरे से क्या कर रही थी? बातें कर रही थी। और मैंने क्या लिखा है? बी और बी। इसका मतलब है नाइट्रोजन बेस। बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये लोग कहां पर गए थे? तो आपको पता है मैंने अभी बताया है कि ये गए थे चंडीगढ़। अब जब आपको पता है कि दो औरतें एक साथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इनमें बातें तो स्टार्ट हो जाती है, सीधी सी बात है। और बातें भी कैसी होती है, इनका लेवल भी कितना होता है आपको पता है। घर की बातें होती है कि भैंस ने आज कितना दूध दिया, बकरी ने कितना दिया, ठीक है। तो इनको किसी ने बता दिया कि इस चंडीगढ़ के अंदर जो आटा होता है ना वो आटा बहुत शानदार मिलता है। तो इन्होंने क्या टारगेट क्या था इनका टारगेट था कि आज अपन को चंडीगढ़ से क्या लेके जाना है भाई? आटा लेके जाना है। ये ट्रिक बताने का मेरा इतना सा टारगेट है कि इस चंडीगढ़ से तो आपको याद रखना है सी और जी। क्या याद रखना है? सी और जी। सी का मतलब है साइटोसिन और जी का मतलब है ग्वानिन या गुआनिन, ठीक है। और आटा से आपको क्या ध्यान रखना है? ए और टी ध्यान रखना है। अरे क्या ध्यान रखना है? ए और टी। अब ध्यान देना इस सी और जी के मध्य तो कितने ट्रिपल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? ट्रिपल। और ए और टी के मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये एक बेसिक सी ट्रिक ध्यान रखना, इससे यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये ओनली माइंड में ध्यान रखना है। इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी डीएनए की संरचना देखते हैं तो मेनली इसके भीतर की तरफ नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, मतलब बी और बी पाई जाती है। नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं उसमें हमेशा एडिनिन किसके साथ में जुड़ता है? थाइमीन के साथ में जुड़ता है, 80 आटा से याद रख लोगे आप। और हमेशा साइटोसिन किसके साथ में जुड़ता है? ग्वानिन के साथ में जुड़ता है। ये तो बात होती है बॉन्डिंग की। किसकी बात होती है? बॉन्डिंग की। साथ में एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि डीएनए की संरचना में किनारों की तरफ देखे ना तो शुगर और क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, जो मेनली डीएनए की बैकबोन का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखना। और बात आई जब प्यूरिन और पिरिमिडीन की तो आप याद कर लेना आग कहां पर लगाई थी आपने? सीटी में लगाई थी। आग से आपको याद रखना है एजी और सीटी से क्या ध्यान रखना है? सीटी ध्यान रखना है, बिल्कुल। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना इसकी संरचना को थोड़ा सा मैं ओपन करके आपको वास्तविक रूप से किस प्रकार से पाई जाती है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपने यहां से ये जाना कि सर
इसके अंदर जब शुगर की बात होगी तो यहां पर शुगर कितनी पाई जाएगी? 10 जोड़ी। मतलब आमने सामने 10 शुगर ही तो इस साइड में होगी, और साथ ही साथ 10 शुगर ही दूसरी साइड में पाई जाएगी। आप भी मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करना। एक स्लाइड पर तो बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, अगली स्लाइड पर बना लेंगे। ये बात कर रहे हैं यहां पर शुगर की, और इनके नाम सामने भी क्या है? शुगर है। आपको भी एक न्यू पेज से इस प्रकार से आपको सबसे पहले शुगर बनानी है, एक साइड में उल्टी और एक साइड में सीधी। ध्यान रखिएगा ये शुगर है ना। और कितने कार्बन की है बताओ? 5 कार्बन की है। इसीलिए इसको बोला जाता है पेंटो शुगर। ये देखो ध्यान से, आपने यहां पर लिखा था स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल कि डीएनए का जो एक हेलिक्स या कुंडलन होता है, इसके अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 जोड़ी पेंटो शुगर होती है, और 10 जोड़ी क्या होते हैं? फॉस्फेट समूह है। तो अपन ने 10 जोड़ी पेंटो शुगर बना ली, टोटल 20 बना ली आमने सामने, ठीक है। ये जो आपने डीएनए की संरचना यहां पर देखी है, आपने बोला है कि राइट साइड में क्या होती है? ट्विस्टिंग होती है। एक बार के लिए मान के चलते हैं कि अभी राइट साइड में घूमी नहीं है, बिल्कुल आमने सामने, और फिर राइट साइड में क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। तो उसके बाद में आपको कुछ ऐसी संरचना दिखेगी। तो आपने शुगर तो बना दी, और शुगर बनाने के बाद में आपको क्या करना है? ध्यान देना, इसके अंदर कार्बन की अगर बात करें तो बिल्कुल सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। 5 कार्बन है, प्रत्येक में कितने कार्बन है? 5। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमारे को तो 4 ही कार्बन दिख रहे हैं, एक तो इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रही है, लेकिन आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, इनमें कार्बन 5 है। कहां पर है मैं अभी बताता हूं आपको, देखना ध्यान से। ये यहां पर जो कार्बन है इसका नाम है C1, मतलब पहला कार्बन है। यहां पर कौन सा कार्बन है? C2 है। यहां पर C3 कार्बन है, यहां पर C4 कार्बन है, और यहां पर कौन सा कार्बन है? C5 कार्बन है। इस प्रकार से
यहाँ पर प्रत्येक इस शुगर के अंदर देखोगे तो कितने कार्बन पाए जाते हैं? 5। इसीलिए तो डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबोस शर्करा का अन्य नाम क्या होता है? पेंटोस शुगर होता है। अब इधर वाले में अगर देखें तो पहला कार्बन कहाँ पर है? तो बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो पेंटोस शुगर थी इसको उल्टा घुमा दिया है। तो इसको आप उल्टा घुमाओगे ना तो C1 कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा है? C2, यहाँ पर C3, यहाँ पर C4 और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? C5 आ जाएगा। इसका मतलब है इस प्रत्येक के अंदर यहाँ पर जो लास्ट के अंदर है ना, यहाँ पर कौन सा कार्बन है भाई? 5वां कार्बन है। और जो आपने पढ़ा है कि डीएनए की बैकबोन का निर्माण कौन करता है? पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। मतलब इस साइड में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है और इस साइड में भी पेंटोस शुगर और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। और ये आपस में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से। तो ध्यान देना, आपको क्या करना है, जो ये पहली शुगर है, मैं संरचना बनाने का तरीका बता रहा हूं। ये जो पहली यहां पर शुगर है, इसका जो 5वां कार्बन है, इस कार्बन से आप यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो। आपने क्या किया? एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पर ऐड कर दिया और ऐड करके इसको फ्री छोड़ दो, क्योंकि डीएनए की लंबाई इतनी नहीं है। अपन तो डीएनए का ओनली फॉर एक हेलिक्स की बात कर रहे हैं। और फिर आपको क्या करना है, इस साइड के अंदर जो आपने लास्ट में शुगर लिखी है ना, उससे यहां पर एक फॉस्फेट ग्रुप मतलब साथ में ऐड कर दो इसको, ठीक है। और इधर वाले की अगर बात करें, लास्ट वाले की, तो इसका जो तीसरा कार्बन है इसको फ्री कर दो, मतलब फ्री छोड़ दो। और इसके अंदर भी इसका जो तीसरा कार्बन है इसको क्या कर दो? फ्री कर दो। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो फॉस्फोरिक एसिड है या जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये इस पेंटोस शुगर के एक पेंटोस शर्करा से तो जुड़ेगा C3 कार्बन से और एक से जुड़ेगा C5 से। अब ध्यान से देखना किस प्रकार से जुड़ता है। देखना, इस पेंटोस शुगर का तो कौन सा कार्बन ले लेते हैं? C3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका कौन सा ले लेते हैं? C5 ले लेते हैं। और इनसे क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। बस इतना सा ही काम करना है आपको। ध्यान देना, आपने तो कंटिन्यू बनाई है संरचना, है ना। मैंने 2 स्लाइड पर बनाई है, तो ध्यान देना यहां पर किसको जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना है। इसी प्रकार से इस साइड में भी ऐड करना है। क्या करना है आपको? इसका तो ले लिया तीसरा कार्बन, क्योंकि देखो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? तीसरा। और इसका जो एंड में है वो कौन सा कार्बन है? 5वां। तो इसका तो आपने ले लिया तीसरा कार्बन और इसका ले लिया कौन सा? 5वां। इस प्रकार से ऐड करना है। अब यहां पर आपको कंटिन्यू चलाना है इसको, ठीक है। इसका तो 5वां कार्बन ले लिया और अगली की अगर बात करें तो उसका कौन सा कार्बन ले लोगे? तीसरा कार्बन ले लोगे और साथ में क्या जोड़ दोगे? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे। इस प्रकार से ऐड करना है। और लास्ट वाले को आपने इसके साथ कार्बन तो है, इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप तो जुड़ेगा, लेकिन अगला जब अगले हेलिक्स की यहां पर शुगर इसको मिलेगी तो उसके तीसरे कार्बन से ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से बात कर लेते हैं इसकी, तो ये भी यहां पर C5 से ऐड हो गया है। लेकिन यहां पर इस साइड के अंदर अगले हेलिक्स की अगर बात करें तो उस हेलिक्स की जब इसको पेंटोस शुगर मिलेगी तो उससे ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये यहां पर बेसिक चीज ध्यान रखनी है। अब बात करें कि सर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर से
कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, तो बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये यहां पर जो बॉन्ड पाया जाता है ना, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं दोनों साइड के अंदर। इसीलिए तो इसके अंदर एक टर्म आती है डाई, इसका नाम होता है फोस्फो डाई एस्टर बंध। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये इस साइड में sp और इस साइड में भी क्या है sp, और ये दोनों जो मिलकर और यहां पर इनकी बात करें ना, तो ध्यान रखना ये यहां पर एक चेन का निर्माण करती है। जैसे इस साइड में भी क्या है शुगर और साथ में कौन जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, और इस साइड के अंदर भी यहां पर शुगर और साथ में क्या जुड़ गया फॉस्फेट ग्रुप, और ये दोनों मिलकर और यहां पर एक चेन का निर्माण करती है जिसका नाम होता है फॉस्फो शुगर चेन। क्या नाम होता है बताओ, फॉस्फो शुगर चेन। इसका मतलब इस चेन का भी क्या नाम है, फॉस्फो शुगर चेन है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बीच के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, बीच में क्या होते हैं भाई नाइट्रोजन बेस। तो ध्यान देना नाइट्रोजन बेस हमेशा जो C1 कार्बन होता है ना इससे जुड़ते हैं। तो ध्यान देना एडिनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में थाइमीन के साथ जुड़ता है। ठीक है, किसके साथ में जुड़ता है थाइमीन के साथ में, और हमेशा C1 कार्बन से जुड़ते हैं। इधर वाले का भी C1 कार्बन लेना है और इधर वाले का भी कौन सा कार्बन लेना है C1 कार्बन लेना है। तो आपने इसका यहाँ पर C1 कार्बन लिया, फिर आपने क्या ले लिया गवानीन ले लिया, और बीच में बॉन्ड कितने आ गए ट्रिपल बॉन्ड, और इधर वाले C1 से जोड़ दिया। इसी प्रकार से जो गवानीन है इसको साइटोसिन से जोड़ के और इधर वाले C1 से जोड़ दिया। फिर इनका क्रम चेंज कर दो, टी को पहले लिख दो, तो टी को आपने पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, बाकी सेम पैटर्न है। फिर जी और सी के अंदर इनका जो क्रम है ना वो चेंज कर दो, सी को पहले लिख दो और जी को क्या लिख दो भाई बाद में लिख दो। बस यही सेम पैटर्न इसके अंदर चलता है, ए टी के साथ में जी सी के साथ में। इनको आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही जुड़ेगा और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा। एडिनिन और थाइमीन के मध्य हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही पाया जाएगा, जबकि गवानीन और साइटोसिन के मध्य हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बस आप इसी क्रम को आप वापस भी रिपीट कर सकते हो। जैसे ए को किसके साथ जोड़ दिया टी के साथ, फिर यहां पर जी की बात करें तो जी को किसके साथ जोड़ दिया सी के साथ, फिर इनको आपने वापस उल्टा कर दिया, टी को पहले लिख दिया ए को बाद में लिख दिया। जी और सी के अंदर भी क्रम चेंज कर दिया, सी को पहले लिख दिया जी को बाद में लिख दिया। और फिर अगर बात करें तो यहां पर वापस आपने उसी क्रम में ए और टी और पहले पहले कार्बन से दोनों से ऐड कर दिया और यहां पर क्या लिख दिया जी और सी लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान देना कि ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना इनका नाम है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें किसकी, इस बॉन्ड की, यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जो सेम चीज है वही यहां पर है ना, इस बॉन्ड की और साथ ही साथ इस बॉन्ड की बात करें तो बिल्कुल आपने पढ़ा है कि शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ में जिस बॉन्ड की सहायता से जुड़ती है ना उस बॉन्ड का नाम होता है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा होता है एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध। मतलब यहां पर तीन बॉन्ड की आपने बात कर ली है। एक तो पढ़ा आपने हाइड्रोजन बंध जो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य पाया जाता है, एक आपने पढ़ा एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध जो
शुगर और नाइट्रोजन बेस के मध्य पाया जाता है, और एक आपने पढ़ा फॉस्फो डाइएस्टर बंध जो पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में पाया जाता है। लेकिन यहां पर इससे भी इंपॉर्टेंट बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करना, ये जो बीच में है, ये जो बीच में है ना, बीच वाला जो हिस्सा बनाने का जो काम किया है, ये किसने किया है? तो ध्यान रखना, ये काम यहां पर किया है नाइट्रोजन बेस पेयर ने। पेयर का मतलब आपको पता है युग्म या जोड़ा होता है, और ये कितने होते हैं? 10 पेयर होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जिनमें से 10 तो होते हैं प्यूरिन और 10 क्या होते हैं? पिरिमिडीन। 10 प्यूरिन और 10 क्या होते हैं? पिरिमिडीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने हो गए? 20। अब अगर इस डायग्राम को आपको चेक करना है कि सर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम सही बना या नहीं बना, तो इसका सबसे अच्छा इलाज बताता हूं मैं। ध्यान देने की कोशिश करना। इसके अंदर जितनी भी शुगर है वो आप काउंट कर लो कि वो 10 जोड़ी है या नहीं है, मतलब टोटल 20 है या नहीं है। तो आप काउंट करोगे यहां से तो देखो, एक है, ये दूसरी, तीसरी, ठीक है, ये चौथी है, ये पांचवी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो एक साइड में तो कितनी हो गई? 10 हो गई। दूसरी साइड में देख लेते हैं, ध्यान देना। इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब 10 ही तो इस साइड में है और 10 ही दूसरी साइड में। इसका मतलब ये यहां पर टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, फिर देख लेते हैं, फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना, फॉस्फेट ग्रुप यहां पर कितने हैं? ये भी 20 होने चाहिए। तो बिल्कुल देखना, आप काउंट करना मेरे साथ साथ। 1, 5 हो गए है ना? और 5 ही इस साइड में, या 4 ही हुए हैं? 4 इस साइड में हो गए और 5 इस साइड में हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अगली स्लाइड पर देखते हैं। अगली स्लाइड के अंदर 5 इस साइड में है और 6 इस साइड में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। टोटल हो जाएंगे आपके सामने 20। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाइट्रोजन बेस की। तो चलो काउंट करो इनको, दो दो है साथ में। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, और दो दो है एक में, तो कितने हो गए? 20। और यही आपने पढ़ा है बिल्कुल कि जो नाइट्रोजन बेस है ये 10 पेयर, मतलब टोटल कितने होते हैं? 20। और इन 20 में आप देखोगे ना ध्यान से, तो 10 तो प्यूरिन है और 10 क्या है? पिरिमिडीन। ये भी यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपने जो डीएनए का जो यहाँ पर जो संरचना बनाई है, ये ध्यान देना, ये डीएनए की आपने एक हेलिक्स की संरचना बनाई है। कितने हेलिक्स की संरचना बनाई है बताओ? एक हेलिक्स की संरचना बनाई है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इसकी अगर लंबाई देखें, यहां से लेकर और
यहां तक तो ध्यान रखना ये डीएनए का एक हेलिक्स है और इसकी लंबाई कितनी है 34 एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर में है 3.4 नैनोमीटर। ये यहां से बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं किसकी, इन नाइट्रोजन क्षार और इन नाइट्रोजन क्षार के मध्य, और इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो लंबाई है ये दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी है, और दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, जिसको आप लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से बात करें इसके व्यास की, तो ध्यान रखिएगा इसका यहां से लेकर और यहां तक ये क्या है, ये है डीएनए का व्यास। और इसकी लंबाई है 20 एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर में आप ध्यान रख सकते हो 2 नैनोमीटर। ठीक है, तीनों बॉन्ड की बात कर ली आपने, व्यास की बात कर ली, एक हेलिक्स की टोटल लंबाई कितनी होती है वो भी आपने पढ़ लिया, और साथ ही साथ आपने एक बेसिक चीज भी पढ़ ली कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। लेकिन कुछ किताबों की अगर बात करें तो इस शुगर और इस शुगर के मध्य की दूरी भी वो बताते हैं कि 11 एंगस्ट्रॉन होती है, लेकिन सामान्यतः वो गलत डाटा है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना ये तो इस डीएनए जो है ना इसके दोनों हेलिकल को खोलकर और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी वास्तविक रूप से तो जो डीएनए की संरचना है वो इस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक माइनर ग्रुप पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है? मेजर ग्रुप। तो कहीं पर तो इसके अंदर जो शुगर है वो पास में होती है और कहीं पर दूर होती है, तो वो डाटा आपको याद नहीं रखना। साथ ही साथ यहां पर एक डाटा और मिलता है, और वो डाटा मिलता है कि जो नाइट्रोजन क्षार है, कौन है? नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार इस शुगर से 51 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये जो है ना नाइट्रोजन क्षार इस पेंटोज शुगर से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर। लेकिन बिल्कुल ये जो ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है ना, इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का अगर झुकाव देके इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जाकर आप ध्यान से पढ़ोगे तब आप लिख सकते हो कि 51 डिग्री इसका क्या होता है? झुकाव होता है। लेकिन वास्तविक रूप से कितने डिग्री के ऊपर जुड़ा होता है? 90 डिग्री के कोण पर जुड़ा हुआ होता है। यह आपको यहां से बेसिक बातें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको पता है कि इस इधर वाले हेलिकल की और इधर वाले हेलिकल की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। मतलब इसका अगर सिंपल सा मतलब मैं समझाना चाहूं तो ध्यान से समझना। अगर इधर वाले कुंडलन की बात करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ है दिशा, किधर की साइड है? ऊपर की तरफ। तो इस साइड के अंदर मेनली दिशा किधर देखने को मिलेगी? नीचे की तरफ। तीर का निशान देखना ध्यान से, नीचे की तरफ है ना। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब इतना सा है कि अगर
ये 5 डेज 3 डेज है, तो इधर वाला कुंडलन क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 डेज 5 डेज मिलेगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत ये क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो ये संरचना को मैंने 2 तरीके से समझाया है, वो इसीलिए समझाया है कि अभी जो न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको केवल और केवल नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। मतलब पूरी की पूरी थ्योरी उस डायग्राम में दिखनी चाहिए। तो इसी कंडीशन में आपको ये डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ ये डायग्राम आपको बना के आना है जिसके अंदर टोटल चीजें दिख रही है कि 10 जोड़ी शुगर, 10 जोड़ी यहां पर साथ ही साथ फॉस्फेट ग्रुप और साथ में 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस। ठीक है, मतलब टोटल 20-20 पाए जाते हैं। इसीलिए डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। मतलब टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, ये बात आपको छाप के आनी है यहां से। और अलग से अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में इसकी संरचना पूछ ले तो आपको मेनली ये डायग्राम बना के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक अलग डायग्राम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे वास्तविक रूप से अगर डीएनए की संरचना देखें तो इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर बीच में तो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, यहां पर बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बेस पेयर को इस प्रकार से यहां पर दिखाया गया है। देखो ध्यान से, ये जो एडिनिन है ये किसके साथ में ऐड हुआ है, थाइमीन के साथ में। गुवानिन जो है ये किसके साथ में ऐड हुआ है, साइटोसिन के साथ में ऐड हुआ है। और साइड के अंदर इनके अंदर बात करें ना तो इनके अंदर एक तो शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है, जो यहां पर शुगर और फॉस्फेट है यहां पर इसकी बैकबोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये यहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ है। और ध्यान रखिएगा इनके मध्य पाए जाते हैं डबल बॉन्ड और इसके मध्य पाए जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और बॉन्ड के नाम की बात करें तो वो क्या नाम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो राइट साइड के अंदर घुमाव है, इस घुमाव को अगर मैं खोल कर और आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज तो आपको पता है कि डीएनए की जो एकलक इकाई होती है ना उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, 3 चीजें। एक तो होता है यहां पर नाइट्रोजन बेस, साथ ही साथ पेंटोस शुगर पाई जाती है और साथ में यहां पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो आप यहां पर भी देख सकते हो, देखो ये तो शुगर है 5 कार्बन की, ये फॉस्फेट है और ये यहां पर क्या है, बेस है। मतलब ये इतने से भाग को इसने जूम करके यहां पर दिखाया बहुत ही शानदार तरीके से। और डीएनए के अंदर बेस पेयर की बात करें तो यहां पर AT और CG पाया जाता है। मतलब A और G तो प्यूरिन होते हैं और C और T क्या होते हैं, पिरिमिडीन। इसमें बॉन्डिंग के हिसाब से बता दिया, A और T को एक साथ लिख दिया क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, और C और G को एक साथ में लिख दिया क्योंकि इनके मध्य क्या होती है, बॉन्डिंग। और बिल्कुल ये जो घुमाव था इसके अंदर राइट साइड में, इसको इसने ओपन कर दिया है। डबल हेलिक्स की बात कर रहे हैं, बीच में बेस पेयर है और आप देख सकते हो बॉन्ड A और T के मध्य कितने हैं, 2, C और G के मध्य कितने हैं, 3 है। तो यहां से भी आप देख सकते हो। और साइड वाला जो इसकी बैकबोन या आधार स्तंभ है इसका निर्माण करता है शुगर फॉस्फेट, इसीलिए यहां पर नाम क्या लिखा हुआ है, बैकबोन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको भी अगर और भी शानदार तरीके से आप देखना चाहो तो बिल्कुल इस संरचना को आप देख सकते हो। मेनली इसके अंदर यहां पर बात करो ना तो यहां पर शुगर टोटल नहीं दिखाई हुई, मतलब 5 जोड़ी दिखाई हुई है आपको समझाने के लिए। लेकिन बिल्कुल आप देखना, देखो ये शुगर है 5 कार्बन की, इसमें यहां पर ऑक्सीजन है और इसका जो 5वां कार्बन है वो देखो यहां पर घुमाव है, ऐसे घुमाव दिया हुआ है। एक साइड में तो सीधा ऐड किया हुआ है और एक साइड में क्या दिया हुआ है, घुमाव दिया हुआ है। इसका मतलब वहां पर 5वां कार्बन है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से यहां पर बॉन्डिंग होती है और ऐसी इसकी क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। और इसके अंदर इधर वाले हेलिकल की बात करें तो ये अगर 5 डेज 3 डेज है तो इधर वाला क्या देखने को मिलेगा, 3 डेज से 5 डेज देखने को मिलेगा। अब मतलब यहां से बेसिक बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, डीएनए की एकलक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप।
नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई की बात करें 34 एंगस्ट्रॉन होती है और जिसके अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब 10 जोड़ी पेंटोस शुगर पाई जाती है, 10 जोड़ी फॉस्फेट ग्रुप होता है और 10 जोड़ी यहां पर नाइट्रोजन बेस होते हैं, मतलब 10 प्यूरिन और 10 पिरिमिडीन। ठीक है, इसके बाद में 3 बॉन्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन बेस बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन बंध है। शुगर और पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के मध्य एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है और जो फॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन और बात करें यहां पर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। इसके मध्य में बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं और साइडों के अंदर फॉस्फो शुगर चेन पाई जाती है। कौन सी चेन पाई जाती है? फॉस्फो शुगर चेन। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और देखो यहां पर भी आप एंगल देख सकते हो, देखो ये एंगल कितने डिग्री दिखाई दे रहा है आपको? 90 डिग्री। तो ध्यान देना ये प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन बेस 90 डिग्री के कोण पर जुड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो झुकाव है वो मेनली होता है 51 डिग्री के कोण पर। तो यहां से आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान देना, आपने सर्चना स्टार्ट की थी और यहाँ से मेनली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और आजकल तो ओनली डायग्राम का ही पूछा जाता है। पहले आपने ये डायग्राम समझा, बस इसको बहुत ही ओपन करके और बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझा। ठीक है, और ये समझने के बाद में आपने कुछ ग्राफिक्स की सहायता से भी समझा कि वास्तविक रूप से डीएनए होता कैसा है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड इसकी एकलक इकाई होती है जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और किस प्रकार से इनके मध्य बॉन्डिंग होती है। अब अगली क्लास के अंदर ये जो संरचना है इसके अंदर जो समझा है उसको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर किस प्रकार से लिख के आना है उसको सही क्रम से लिखेंगे। साथ में जितने भी इस टॉपिक से संबंधित आपकी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन लिखेंगे और उसके साथ ये डीएनए की संरचना वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट है। फिर इस न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में आरएनए के बारे में जानेंगे, आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे, फिर इस डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ेंगे और इसके बाद में एक बेसिक टॉपिक जो मेनली आपकी कॉलेज की किताबों में नहीं दिया हुआ होता, सेंट्रल ड्रोगमा, जो क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था और जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए के पास जाती है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। तो वो उस पूरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। इन सभी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई क्लास में। ओके, थैंक यू।